गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अभी तक हमने न्यूक्लियर फ्यूजन्स के बारे में स्टडी किया, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में स्टडी किया। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर हम क्या करते थे, हैवी न्यूक्लियाई को हम क्या करते थे, सेपरेट करते थे इन टू पार्ट्स, ठीक है। लेकिन इन न्यूक्लियर फ्यूजन्स हम क्या करते हैं, किसी दो लाइटर्स न्यूक्लियाई को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं और बनाते हैं क्या, एक हैवी न्यूक्लियाई तैयार करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो इसके साथ क्या होती है, हमारी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। अब जो न्यूक्लियर फ्यूजन्स होता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे दो लाइटर न्यूक्लियाई मिल करके क्या बनाते हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। और जब ये ऐसा प्रोसेस होता है तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए, मिलियन ऑफ डिग्री टेम्परेचर एंड मिलियन ऑफ पास्कल्स प्रेशर, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है उसको हम स्टडी करेंगे अभी, ऐसा क्यों रिक्वायरमेंट होती है हमें। उससे पहले अगर हमें ये नई चीज़ों को जो मैंने आपको अभी बताई वर्डिंग के रूप में नोट करना है तो किस प्रकार से करते हैं वो हम आपको बता दें। और एक बात और, यहाँ पर जो हम लाइटर्स न्यूक्लियाई हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन्स का। किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन का। जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम मीन इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 2 है, एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 1 है। तो ये कैसा है, ड्यूटेरियम एटम है हमारा, और इसको हम यूज करते हैं। तो अब कैसे लिखेंगे, अगर हमें इसको नोट डाउन करना हो तो द न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का जो मीनिंग होता है यहाँ पर वो क्या होता है, ज्वाइन करना। क्या करना, ज्वाइन करना, यानी कि कंबाइन करना। जैसे फ्यूजन का मीनिंग हमने देखा था स्प्लिट करना, क्या था, स्प्लिट करना, यानी कि दो हिस्सों के अंदर तोड़ना। तो फ्यूजन हमें क्या बताता है, ज्वाइन करना, या कंबाइन भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं, कंबाइन करना, ज्वाइन करना या कंबाइन करना, इसका मीनिंग होता है। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर फ्यूजन मीन कि नहीं भी दो न्यूक्लियाई को या तो हम ज्वाइन करेंगे या कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस के अंदर द प्रोसेस इन विच टू न्यूक्लियाई ऑफ लाइट, कैसे होने चाहिए, लाइटर न्यूक्लियाई होने चाहिए, एलिमेंट लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन, किस प्रकार के, जैसा कि हाइड्रोजन है, ठीक है। अब कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, और क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियस का मीन ये नहीं है कि जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी बनता है, नहीं, इससे जो हमारा एक, लेकिन इनकी कंपैरिजन में यानी कि हाइड्रोजन की कंपैरिजन में वो एक हैवी होता है, हमारा एलिमेंट होता है या न्यूक्लियस होता है। फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, क्या करते हैं, हैवी न्यूक्लियस तैयार करते हैं, लाइक दैट ऑफ ए हीलियम, किसकी तरह हो सकता है हमारा, वो हीलियम की तरह हो सकता है। और जो दो लाइटर न्यूक्लियाई लिए थे हमने वो क्या थे, हमारे हाइड्रोजन, यानी कि दो हाइड्रोजन्स को हमने लिया, कंबाइन किया और उनसे क्या बनाया, हीलियम्स को। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो क्या निकलती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस प्रोसेस को, कौन सा प्रोसेस, जो कंबाइन कर रहे हैं हम किसको, हाइड्रोजन को या लाइट एलिमेंट्स को, या लाइटर्स न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो आप, या लाइटर्स और न्यूक्लियाई हमको किस में अंदर, हैवी न्यूक्लियस के अंदर, किसके अंदर कर रहे हैं हम, हैवी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो जो ये प्रोसेस हमने स्टडी किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब मैंने बताया आपको पहले कि इसके लिए क्या चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो वही हमने लिख दिया, द कंडीशन नीड्स फॉर कैरिंग आउट न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, कि न्यूक्लियर प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए, और मिलियंस, 1 मिलियंस के अंदर होते हैं 10 लाख, कितने होते हैं, 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख के बराबर होता है। लेकिन ये क्या, मिलियंस, यानी कि कई मिलियन, ठीक है, ऑफ डिग्री ऑफ टेम्परेचर, क्या चाहिए, कई डिग्री ऑफ टेम्परेचर चाहिए हमें, ठीक है, 50,000 डिग्री टेम्परेचर या 40,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हमें इस प्रकार से प्रेशर चाहिए, एंड मिलियन ऑफ पास्कल्स प्रेशर, और इतना ही ज़्यादा क्या चाहिए हमें, प्रेशर भी चाहिए, तभी ये दोनों कंबाइंस होते हैं। अब
अब आप सोचोगे सर ये इतना हाई टेम्परेचर और ये प्रेशर क्यों चाहिए हमें? देखो, जो हाइड्रोजन एटम है उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज होता है हमारा? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब आप दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं टू ईच अदर। ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वाले में, कि जो सेम चार्ज आते हैं उनको अब हम क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर आपने ये वीडियो भी नहीं देखी तो मैं इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो सेम चार्ज जब आप एक दूसरे पास आएंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो दूर दूर भागे। तो उनको पास, क्योंकि और उनको हमें क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करने का पड़ेगा? एक दूसरे के पास लेके आना पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? एक दूसरे से दूर। तो उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए, उनकी जो फोर्स है, जो रिपल्सिव की फोर्स है, उसको बैलेंस करने के, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर या हाई एनर्जी चाहिए या हीट चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? हाई प्रेशर चाहिए। और जब ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर मिलते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं? कंबाइंस होते हैं। अब ये कैसा है? ड्यूटेरियम है हमारा। हम किसका यूज करते हैं? ड्यूटेरियम्स एटम्स का। ड्यूटेरियम एटम हमारा कैसा है? ड्यूटेरियम एटम्स है। और ये क्या होता है? किसको बोलते हैं? ड्यूटेरियम एटम वो होते हैं जिनके पास क्या होता है? मास क्या हो हमारा? 2 होता है। क्या होता है? मास। मास जो हमारा वो क्या है? 2 है। हैवी हाइड्रोजन एटम ऑफ मास नंबर 2। क्या हो? इसका मास नंबर 2 हो हमारा। ड्यूटेरियम एटम्स का हम यूज करते हैं इसके अंदर जिसका मास नंबर क्या है? 2 है। ठीक है, अगर हमें इसकी केमिकल रिएक्शंस लिखनी हो तो वो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो वो हमारी आती है भाई H। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 प्लस हाइड्रोजन 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? हीलियम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होता है? हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास आ जाता है 3। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन को हमने कंबाइन किया, क्या बन गए हमारे? हीलियम। प्लस में क्या निकलता है? न्यूट्रॉन। क्या निकलता है? न्यूट्रॉन और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। और क्या निकलती है? ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। कब? जब एक हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। अब जो ये बोलोगे आप, ये कितने ड्यूटेरियम है? 2 है। देखो, एक ड्यूटेरियम ये है हमारा जिसका मास 2 है, और एक ड्यूटेरियम ये है। जब 2 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम्स होते हैं जिसके पास 2 मास है, हमने नोट किया अभी, अगर ये दोनों हाइड्रोजन जब कंबाइन होते हैं, कब कंबाइन होते हैं? एट हाई प्रेशर, एट हाई टेम्परेचर, दोनों के ऊपर जब ये कंबाइन होते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हीलियम के अंदर। किसके अंदर होते हैं? हीलियम के अंदर, प्लस 1 न्यूट्रॉन, और साथ में क्या निकलती है? बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी निकलती है। और ये सारा कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। और यही था हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा से एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। इसके अंदर क्या होता है? फ्यूजन का मीन होता है ज्वाइन करना या कंबाइन करना। क्या करते हैं? 2 लाइटर न्यूक्लियाई को एक हैवी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। लाइक किस प्रकार के? जैसे कि हाइड्रोजन को कंबाइन करके हीलियम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। और ये प्रोसेस जब होता है तो इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकते। एटम बम या जो हमने न्यूक्लियर फ्यूजन
फिजन प्रोसेस किया था उसके अंदर जो एनर्जी थी हमारी वो हम कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन फ्यूजन के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इन ए फ्यू सेकेंड, कुछ ही सेकंड के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है कि हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इसीलिए इसको हम कहीं पर भी यूज नहीं करते फॉर लाइक प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी या इन एनी अदर्स यूज, हम इसका यूज नहीं करते। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए करने के लिए और हाई प्रेशर चाहिए, और इसकी रिएक्शंस आपको ये इस प्रकार से गिवन है। तो ये था हमारा प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई वो है हाइड्रोजन बम। अब देखो हाइड्रोजन बम है क्या। पहली बात तो देखो बम नाम आया है तो किस चीज़ के लिए है, नुकसान के लिए ही भाई। ठीक है, क्योंकि कोई भी बम हो चाहे हमारा, वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये किस चीज़ के लिए है, डिस्ट्रक्शन के लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने के लिए। अब क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला करता है, कारण चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो उस केस में अगर कोई हाइड्रोजन बम का यूज़ करता है तो ये क्या करता है, इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इसके अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर हानि पहुंचती है, उस देश को भी हो सकता है शायद दूसरे देश को भी पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बम के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब जैसा कि हम आगे स्टडी करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इससे कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब इसके अंदर होता क्या है, सेम वही प्रोसेस है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस जो रिएक्शंस होती हैं हमारी, वहाँ पर हम क्या ले रहे थे, ड्यूटेरियम ले रहे थे। दो ड्यूटेरियम्स को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, हीलियम के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, ड्यूटेरियम प्लस ट्रिटियम होता है, यानी कि एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास क्या हमारा 2 है और एक हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास क्या हमारा 3 है। उन दोनों के बीच में है दोनों हाइड्रोजन ही, लेकिन एक के मास क्या है 2 है और एक का मास 3 है। उन दोनों को ही जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। साथ में इसमें लिथियम 6 ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है, लिथियम 6। क्यों, क्योंकि जो ड्यूटेरियम तो हमें मिल जाता है, लेकिन ट्रिटियम जो हमें प्रिपेयर करना होता है हाइड्रोजन से ही, तो वो किसकी हेल्प से किया जाता है, लिथियम 6 की हेल्प से। क्योंकि जब लिथियम 6 के ऊपर अब हमारी जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन देख रहे थे तो उसमें क्या निकलता है, एक न्यूट्रॉन्स निकलता है। और जब ये न्यूट्रॉन्स फॉल होता है लिथियम के ऊपर तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 के अंदर, क्या, ट्रिटियम एंड हीलियम के अंदर। क्या मिलता है हमें, ट्रिटियम एंड हीलियम। अब आप सोच रहे होगे कि सर अभी तक आपने लास्ट टाइम आपने जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस बताया तो उसमें आपने कहा था कि मिलियन ऑफ डिग्री टेम्परेचर चाहिए और मिलियन ऑफ डिग्री क्या चाहिए हमें, प्रेशर चाहिए। लेकिन ये टेम्परेचर और ये प्रेशर हम अर्थ के ऊपर क्रिएट ही नहीं कर पाते, क्योंकि 1 मिलियन ऑफ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए था हमें। हम तो 50 डिग्री सेल्सियस पे ही कहते हैं बहुत गर्मी हो गई, और अगर मिलियन ऑफ डिग्री टेम्परेचर हो जाए अर्थ के ऊपर तो आप सोचो क्या होगा। तब जाके तो इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, हमारी स्टार्ट होती हैं। तो अब ये प्रेशर और टेम्परेचर किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, क्या ये क्रिएट होता भी है, हाँ ये क्रिएट किया जा सकता है। क्या ये क्रिएट किया जा सकता है, किसकी हेल्प से, ये हम स्टडी करेंगे। ये किया जाता है, आप पहले स्टडी कर चुके हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से। यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ही हमें क्या चाहिए, एक एटम बम चाहिए। क्या चाहिए, एटम बम। समझ गए आप कितना हानिकारक होगा अब ये, कि जिसको एक्टिवेट करने के लिए ही हमें एक एटम बम फोड़ना पड़ रहा है, ब्लास्ट करना पड़ रहा है। किस चीज को, एटम बम को। और एटम बम जो एनर्जी टेम्परेचर क्रिएट करता है इन ए फ्यू सेकंड, पता हो क्या होता है, 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। क्यों,
10⁻⁷ के अंदर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब आप सोचो उस टाइम पे तो हाइड्रोजन्स की रिएक्शन स्टार्ट होती हैं और एक हाई प्रेशर भी चाहिए साथ में। तो अब ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसी को हम कहते हैं हाइड्रोजन बम। अब इसको हमें अगर नोट डाउन करना है तो वो किस प्रकार करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बम सबसे पहले तो है क्या, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस होती है हमारी इसके अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, या इनको थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि पहले एटम बम से ब्लास्ट किया जा रहा है भाई, अर्थ के ऊपर वैसे तो हो नहीं सकता। और वैसे भी क्या होते हैं थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा हीट मिलती है हमें। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आर यूज्ड फॉर किस चीज़ के लिए, प्रोड्यूसिंग ए वेपन। किस चीज़ के लिए किया जाता है, हाइड्रोजन बम एक वेपन यानी कि एक हथियार की तरह यूज किया जाता है फॉर मास डिस्ट्रक्शन, बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने के लिए या नुकसान के लिए, कॉल्ड हाइड्रोजन बम। और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बम कहते हैं। अब ये बना हुआ किस किस का, वैसे हमने भी स्टडी किया तो अब देखते हैं। द हाइड्रोजन बम कंसिस्ट ऑफ हैवी आइसोटोप। किसके आइसोटोप, हाइड्रोजन के ही आइसोटोप्स है, ऑफ हाइड्रोजन कॉल्ड ड्यूटेरियम, जिसका मास क्या है 2 है। ये देखो हाइड्रोजन है जिसका मास क्या है 2 है, एटॉमिक नंबर तो वही 1 है इसका, ठीक है। एंड ट्रिटेनियम जिसका मास नंबर क्या है 3 है, अलोंग विद एन एलिमेंट, किसके साथ, ये दो तो हैं ही हैं हमारे, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेनियम, ये तो हैं ही, साथ में क्या हमारा लिथियम 6 भी होता है। एंड द डेटोनेशन, अब ये तीनों को तो जब हम कंबाइन कर देते हैं, लेकिन ये अपने आप तो डेटोनेशन होगा नहीं। डेटोनेशन मीन ब्लास्ट होना, यानी कि जो इनके बीच में फ्यूजन रिएक्शंस होनी थी हमारी वो स्टार्ट हो जाना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके क्या करें, करना स्टार्ट कर दे, एक हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए और हीलियम बनाना स्टार्ट करें, और साथ में क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी लीजिए, यानी कि ये प्रोसेस स्टार्ट होना, इसको बोलते हैं हम डिटोनेशन करना। किस चीज़ का, हाइड्रोजन का। डेटोनेशन ऑफ हाइड्रोजन बम इज डन, किया जाता है किसके द्वारा, बाई यूजिंग एन एटम बम। किसका यूज करते हैं हम, एटम बम का यूज करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ही हमें क्या करना पड़ रहा है, एटम बम लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। क्या करते हैं, पूरा शेड बनाई जाती है, उसके अंदर एटम बम रखा जाता है। जब वो एटम बम ब्लास्ट होता है तो वहाँ पर इन ए फ्यू सेकेंड 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट होता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, देखो एग्जैक्ट तो कौन मेजर करेगा, ठीक है। 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इतना ही प्रेशर भी क्रिएट होता है, जिसके कारण ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। कौन सी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है हमारी भी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बम करते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें लिथियम 6 का क्या यूज़ है, वैसे तो मैंने आपको बताया ट्रिटेनियम प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन हमें नोट डाउन करना तो क्या, द फंक्शन ऑफ लिथियम 6 इज यूज्ड इन हाइड्रोजन बम। किसके अंदर यूज किया जाता है, हाइड्रोजन बम के लिए, इज टू प्रोड्यूस मोर ट्रिटेनियम। अब आपने एक बार तो स्टार्टिंग में प्रिपेयर करके डाल दिया, लेकिन बाद में भी तो उसको लगातार चाहिए नहीं ट्रिटेनियम, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए नीड फॉर फ्यूजन्स। ट्रिटेनियम किसके लिए चाहिए हमें, फ्यूजन्स रिएक्शन के लिए। दिस इज बिकॉज व्हेन लिथियम इज हिट बाय न्यूट्रॉन, किसके द्वारा हिट किया जाता है, न्यूट्रॉन्स के द्वारा। और हर बार हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होते हैं तो हमारा क्या निकलता है, 1 न्यूट्रॉन। अब एक न्यूट्रॉन निकला और उसी से हमारा क्या हो गया, क्या हमारा ट्रिटेनियम बन गया, यूज हो गया वो न्यूट्रॉन्स भी हमारा। न्यूट्रॉन्स हिट फॉर्म ट्रिटेनियम एंड हीलियम, 2 चीजें बनाता है ये, ट्रिटेनियम एंड हीलियम्स को प्रिपेयर करता है। और यही कंप्लीट जो है हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बम कहलाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था भाई हमारा टॉपिक हाइड्रोजन बम। अब हम स्टडी कर चुके हैं न्यूक्लियर फ्यूजन्स क्या है और हाइड्रोजन बम किस प्रकार से काम करता है, और इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, हालांकि एग्जिस्टिंग कंडीशंस के अंदर आज तक शायद हाइड्रोजन बम किसी देश के पास नहीं है, और है तो वो सिर्फ एक ही देश है
मे बी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अगर उसके पास है तो। वैसे ये सारी रिपोर्ट्स क्या होती हैं, खुफिया रिपोर्ट होती हैं, इनको डिस्क्लोज नहीं, इनको किसी के सामने नहीं लिखा जाता कि हमारे पास ये है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद अमेरिका के पास एक हाइड्रोजन बॉम्ब है। अदर किसी भी कंट्री के पास ऐसा कोई बॉम्ब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आगे का पता नहीं, फिलहाल तक की बात है। ठीक है, अप टू 2020। तो ये था भी हमारा हाइड्रोजन बम्स। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई, वो है सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी, कि जो हमें सूर्य से देखो एनर्जी मिलती है। कौन कौन सी एनर्जी? लाइट की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, सनलाइट आती है हमारे पास, और हीट तो हमें मिलती है। तो अब सूर्य के ऊपर भी ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है? एक्चुअल में क्या है, सूर्य के ऊपर या सन के ऊपर भी जो हमारा क्या हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन्स रिएक्शंस हो रही हैं। कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन्स रिएक्शंस। ये रिएक्शंस होती हैं किसके ऊपर? सन के ऊपर। जो हम अर्थ के ऊपर हमने देखा कि हम कहीं नहीं करते, सिर्फ किसके अंदर हो सकती हैं? हाइड्रोजन बम के अंदर, क्योंकि उसको हम कंट्रोल नहीं करते, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, तो इसीलिए हम इसको नहीं करते अर्थ के ऊपर। लेकिन सन के ऊपर जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है वो किसके द्वारा? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस के अंदर। अब इसके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं हमारी, वो कैसी होती हैं? हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन्स लेते हैं। 4 हाइड्रोजन्स का जब हम रिएक्शंस कराते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एट द सन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेशर भी है। तो जब 4 हाइड्रोजन्स के आइसोटोप हमारी, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? हीलियम के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारी? हीलियम्स के अंदर। ठीक है, और प्लस में क्या निकलता है? कोई इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 2। और प्लस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या निकलती है हमें? ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर एनर्जी निकलती है। और यही रिएक्शंस के कारण जो हम अर्थ के ऊपर सन की जो हीट है उसको फील करते हैं, वो किसके कारण है? न्यूक्लियर फ्यूजन्स रिएक्शंस के कारण है। ठीक है, और इसी के कारण हम जो सन दिन के अंदर लाइट्स फील कर, जो हमें फील मिलती है, वो भी हमारे किसके कारण है? न्यूक्लियर फ्यूजन्स रिएक्शंस के कारण है। यानी कि जब तक सन के ऊपर ये रिएक्शंस हो रही हैं, कौन सी? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, तो हमें क्या होगी? लाइट और प्लस हीट एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन जो हमारी सन के अंदर जो हाइड्रोजन है, आज की कंडीशन तक जो साइंटिस्टों ने अंदाज़ा लगाया वो ये है कि भाई 50% हाइड्रोजन हमारी किस में कन्वर्ट हो चुकी है? हीलियम के अंदर। तो बची हुई कितनी हमारे पास? 50% हाइड्रोजन और लेफ्ट है। यानी कि सन की हाफ लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही हाइड्रोजन फिनिश होती है सन के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा? हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये रिएक्शंस होनी क्या हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी, जिसके कारण वो जो हमें लाइट और हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या हो जाएगी? हमारी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये था भाई हमारा सोर्स ऑफ सन एनर्जी। सोर्स क्या हमारा? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। किसकी? सन की एनर्जी के ऊपर जो सोर्स हमारा वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। किस प्रकार से होती हैं? इस प्रकार से रिएक्शंस होती हैं। इसके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो हमारी, उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। अब एडवांटेजेस के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो पहली एडवांटेज यही है कि न्यूक्लियर जो फ्यूजन्स रिएक्शंस है हमारी, फ्यूजन्स का तो देखो हम यूज़ कर नहीं सकते, तो हम किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर? फ्यूजन्स के बारे में। तो फ्यूजन्स के बारे में हमें एडवांटेज ये है कि इससे हमें क्या होता है? लगातार इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को अपने किसी पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें क्या है? ईजीली इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हालांकि सेटअप करना पड़ता है, वो अलग मैटर है, लेकिन एक बार जब आपने सेटअप इंस्टॉलेशन कर दिया तो 2 और 3 ईयर तक लगातार एनर्जी आपको मिलती रहती है। सेकंड बेनिफिट क्या है? हमें इसको बार बार रिफ्यूल नहीं करना पड़ता। एक बार आपने फ्यूल कर दिया, 2 और 3 ईयर के लिए सफिशिएंट है।
ठीक है। और थर्ड जो इसका बेनिफिट्स है हमारा वो क्या है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर या जो ये टॉक्सिक गैसेज हैं हमारी वो रिलीज नहीं होती, जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट्स नहीं होता। ये तो थे इसकी कुछ एडवांटेजेस। अब अगर हमें इनकी डिसएडवांटेजेस देखनी है तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगी। डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर जो वेस्ट निकलता है, क्या न्यूक्लियर वेस्ट, यानी कि जब हमारा जो फ्यूल्स है हमारा वो कम्प्लीटली रिएक्शंस हो चुकी हैं उसके अंदर, तो जो वेस्ट बचता है हमारे पास वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, जिनसे क्या होता है रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, जो क्या होती है हमारे लिए हानिकारक होती है, और इनको डिकम्पोज करना भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि अगर इसमें किसी प्रकार से इन कोई ओल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारा और उसके अंदर लीकेज हो जाए तो वो क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जैसा कि आपने कुछ टाइम पहले जापान में देखा होगा, जब वहाँ पर सुनामी आई थी तो उनका एक न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो गया था, लीक हो गया था, जिसके कारण उन्होंने पूरा का पूरा वो एरिया खाली करवाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि खाली इसलिए करवाना मजबूरी थी हुई उनकी कि वो खाली करवाया गया वो एरिया, क्योंकि अगर हम वो खाली नहीं करवाते तो वहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे, जिससे क्या हो सकती है बहुत डेंजरस डिजीज़ होती हैं जैसे कैंसर, और ह्यूमन्स उनको फॉल होने से गामा जो रेज आती हैं अगर वो डायरेक्ट बॉडी पे फॉल हो जाएं तो क्या हो जाती हैं, बर्नआउट भी हो जाती है बॉडी। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए उन्होंने पूरी सिटी को ही क्या कर दिया था, खाली करवा दिया गया था। ठीक है, और इसकी थर्ड जो डिसएडवांटेज है कि अगर ये बाई चांस किसी प्रकार ब्लास्ट हो जाए तो आप समझते हो ना क्या नुकसान कर सकता है, एक एटम बम की तरह भी काम कर सकता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो ये थे भी हमारी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आप ये रिएक्शंस नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भी हमारा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसी। कॉन्सिक्वेंसी का मतलब मीन है परिणाम या रिजल्ट भी बोल सकते हो आप। कि अब ये जो टॉपिक है ये वैसे बताने लायक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ मौखिक टॉपिक है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, इसमें नोट कराने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहा गया कि एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसी मीन कि जो एनवायरमेंट के ऊपर जो हमने ये अभी तक फ्यूल स्टडी किए या जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो हार्मफुल थे, कन्वेंशनल थे, नॉन कन्वेंशनल थे या जो भी थे हमारे, इनका हमारे एनवायरमेंट के ऊपर क्या रिजल्ट असर होता है, तो उसका क्या रिजल्ट आता है हमारा। देखो, अगर हम कोई भी फ्यूल ले लें या कोई भी तरीका हम जिससे एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सभी तरीके हमारे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। इन लास्ट आखिर में वो क्या करते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से ले लीजिए, हर एक क्या करता है, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करता है। यही हमारा इसका रिजल्ट है और एनवायरनमेंट का कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, सोलर एनर्जी है उसमें हमारा क्या। देखो, सोलर एनर्जी डायरेक्ट पोल्यूशन नहीं करती, लेकिन जब सोलर प्लेट बनाई जाती है और सोलर प्लेट के लिए जो रॉ मटेरियल अर्थ से निकाला जाता है वो मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। उस हो सकता है वहाँ पर कोई कंबाइन लग रही हो, जेसीबी लग रही है या कोई और मशीन लगती है। अब जो वो मशीनें काम करती हैं हो सकता है वो फॉसिल फ्यूल पे काम कर रही हैं या किसी और के भी कारण, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी काम करे, तो हो सकता है वो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है एनर्जी, तो हम क्या करें, कोयला बर्न आउट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से अगर वो चीज़ बनाने में भी अगर हम पोल्यूशन कर रहे हैं तो डायरेक्टली तो पोल्यूशन नहीं कर रही, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग के कारण क्या होता है, पोल्यूशन होता है। और इसीलिए इन लास्ट में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है या जो हमारा वातावरण है उसके ऊपर पोल्यूशन का असर दिखता ही दिखता है। क्या होता है उसके ऊपर, वो हर एक कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी चाहे वो हमें किसी भी प्रकार से मिल रही है उससे पोल्यूशन होता है। वो मैटर अलग है कि भाई वो डायरेक्ट हो रहा है या इनडायरेक्ट। जैसे हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो क्या करते हैं,
स्मोक रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मोनोऑक्साइड और सल्फर जो भी रिलीज करते हैं, तो वो क्या डायरेक्ट पोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन अब जैसे सोलर सेल है, उनको बनाने में पोल्यूशन हो रहा है, सोलर सेल पोल्यूशन नहीं करती, बनने के बाद कोई भी पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। तो वो कैसा है, इनडायरेक्ट है। लेकिन पोल्यूशन तो उनसे भी हो रहा है, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या किया, पोल्यूशन किया। तो ये थे भी हमारे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसी। यही था ये टॉपिक्स, स्टडी करने के लायक है, आपकी बुक में अगर मिल जाएगा तो आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बताने लायक और कुछ ज़्यादा था नहीं भाई। तो यही था हमारा आज का टॉपिक्स और वीडियो। आज हमने क्या क्या स्टडी किया, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को, उसके बाद हाइड्रोजन बम को, वो किस प्रकार से काम करते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन्स या न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, और उसके बाद सन एनर्जी हमारी किस प्रकार, सोर्स ऑफ सन एनर्जी और एनवायरनमेंट कॉन्सिक्वेंसी। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ इन नेक्स्ट वीडियो के में और नेक्स्ट चैप्टर के भी साथ। और हाँ, इस चैप्टर के अंदर कोई न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स भी नहीं हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी, वो आएगी नेक्स्ट लेसन के ऊपर, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो में यही था। थैंक यू।